Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 9th class. आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इसका सेकेंड लेक्चर है ये. फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जैसे फोर्स के बारे में और आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कवर किया था उसमें, और इनर्शिया वहाँ से निकल के आया था. अभी नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करेंगे सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है आपका, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले हमें एक बार चेक करना पड़ेगा. एक टर्म आती है मोमेंटम. पहले हम मोमेंटम को पढ़ते हैं क्या है. मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने एक टर्म इन्वेंट की है. वो है जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने बोल दिया एक ऑब्जेक्ट है कोई भी. ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई ना कोई मास होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अपना मास होता है. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने मान लिया फोर्स लगाया. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, हमने फोर्स लगा दिया. अब जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, मान लिया पहले ये ऑब्जेक्ट है वो है रेस्ट पोजीशन में, लेकिन फिर क्या होगा इसके अंदर मान लिया ये मोशन आया. मोशन अगर आएगा तो इन दिस रिस्पेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आएगी, वेलोसिटी. यहाँ पे क्या आएगी, वेलोसिटी. इसने ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी. तो जो अब बात करते हैं मोमेंटम की. मोमेंटम क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. It is denoted by P. It is denoted by P. तो P से हम इसको डिनोट करेंगे मोमेंटम. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो सिंपल हमने बोल दिया P इज इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. देखो अगर यूनिट चाहिए तो यूनिट क्या आ जाएगी, देखो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगी, मास के लिए हम क्या बोल लें, किलोग्राम. और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से ये टर्म आएगी. तो यहाँ से हमें पता चला कि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का. अभी जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो इसी मोमेंटम को डिस्कस कर रहा है कि कैसे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है. तो इसी के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे अभी. सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. चलिए देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अभी ये मोमेंटम को डील करता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. जैसे क्या बोला, हमने बोल दिया कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसका कोई ना कोई मास है. ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई ना कोई मास होगा. हमने पहले ही बोल दिया, अब ये रेस्ट में नहीं है, हमने बोल दिया ये चल रहा है. तो शुरुआत में ये चल रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी. ये अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है. इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से. ठीक है. अब क्या किया, अब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया. फिर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या उसके मास पे फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी. मास तो जो पहले था वही रहेगा. लेकिन जैसे ही एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लिया कोई चीज़ चल रही है, हमने उसको पीछे से धक्का दिया तो क्या होगा, क्या उसका मास चेंज होगा, नहीं. क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो हमने क्या बोल दिया, अभी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया. तो इनिशियल से कहाँ पहुँच गई, फाइनल वेलोसिटी. तो हमने बोल दिया वेलोसिटी में चेंज आया. और फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, v. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी होती है u और फाइनल वेलोसिटी होती है v. तो ये कुछ हमने डील किया कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट है, शुरुआत में चल रहा था u वेलोसिटी से, बाद में उसके ऊपर फोर्स लगाया गया और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में
चेंज आया उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी आ गई v के बराबर। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन मोमेंटम of any object is directly proportional to the force applied। मतलब क्या कह रहा है ये, यहां से ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना उसका मोमेंटम है, उस मोमेंटम में जो चेंज आएगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा जो हमने अप्लाई किया है। मतलब सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ भी मान लिया ये 10 है, तो ये चेंज होगी, मान लिया ये 10 से 15 होगी कि 20 होगी कि 30 होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे। कम फोर्स लगाएंगे तो कम चेंज आएगा, यानी कि 10 से 12 हो जाएगी, मान लिया 13 हो जाएगी। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो 10 से 18 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो सिंपल क्या है, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन आती है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसी को अगर हम डील करें तो देखो एक डेरिवेशन आता है, उसमें हम देखते हैं क्या है। हमने बोल दिया एफ इज, या फिर हम बोलें चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में हम क्या बोलते हैं, पहले मोमेंटम कुछ होगा और बाद में भी कुछ होगा, तो हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हमने बोल दिया p1। तो ये किसके बराबर आएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। फिर हमने फोर्स लगाया तो मोमेंटम में चेंज आया, तो हमने बोल दिया अब फाइनल मोमेंटम होगा, उसको हम बोलते हैं p2। p2 जो आएगा वो आ जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, हमने क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हम बोल देंगे फोर्स, और इसका रिलेशन क्या है, p2 माइनस p1, यही तो रिलेशन आया। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू p2 की वैल्यू क्या है, mv माइनस यहाँ पे क्या आया mu। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अभी नोट करने की वाली जो बात है वो ये है, देखो जो भी हम बोल रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम, उसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल क्या बात है, हमने बोला अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम में चेंज आया है, इस मोमेंटम में जो चेंज आया होगा उसमें कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हुआ होगा, तो उस टाइम को हम कोई भी स्मॉल पोर्शन मान सकते हैं। तो हमने बोल दिया dt टाइम के अंदर उसमें कोई ना कोई चेंज आया होगा, या t टाइम के अंदर उसमें कोई ना कोई चेंज आया होगा। हमारी मर्जी, आप किसी भी तरीके से चाहे dt मान लो, चाहे उसको सिंपल t मान लो, टाइम बोल दिया मैंने। ठीक है, p2 माइनस p1 अपॉन टाइम जो भी आया, तो वैल्यू रख दिया हमने, नीचे क्या रख दिया, टाइम t। ठीक है, अभी देखो यहाँ से आया f इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों में से m कॉमन हो गया, m कॉमन आया तो v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी, m कॉमन आ गया। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है, द चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या आया, हमारे पास रिलेशन आया f इज प्रोपोर्शनल टू m, और ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास आया f इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सेकेंड लॉ से जो डिराइव किया है हमने।
तो एक बार इसको अच्छे से चेक करें। देखिए बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन करते हैं, मोमेंटम आपको क्लियर हो जाएगा और सेकेंड लॉ आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है इसमें, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is moving with 10 meter per second, then if force is applied to stop its motion, उसको रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई किया गया और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ गया, कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स के अंदर। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो एफ कैलकुलेट करना है तो हमने क्या पढ़ा, एफ इज इक्वल टू क्या था, एफ इज इक्वल टू था चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने ऐसा बोला। तो चेंज इन मोमेंटम क्या था, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ओके, यहाँ से हमने क्या बोला था, एम कॉमन आ गया था और वी माइनस यू अपॉन टी हमारे पास ये आया था निकल के वहाँ से। तो एम मास, मास गिवन है 5 kg, मास क्या है 5 kg, तो हमने बोल दिया, सॉरी kg लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5, हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है बस। तो 5 इंटू वेलोसिटी में चेंज, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ये कितना है, शुरुआत में वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो u की वैल्यू क्या आ गई 10, v कितना है, फाइनली कहाँ पहुँची वो, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या बोलें, v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस u कितना था 10 अपॉन कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये -10 और ये 2 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -5 और ये आ जाएगा -5 इंटू 5 25 न्यूटन। यानी कि हमने जो फोर्स लगाया वो 25 न्यूटन लगाया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि हमने नेगेटिव फोर्स लगाया। माइनस साइन का मतलब होता है जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो हमने जो फोर्स लगाया है वो उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। इसी अपोजिट डायरेक्शन को ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। इसी क्वेश्चन को, मान लिया इसी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम ग्राफ की टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर ग्राफ दे रखा हो तो पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट के मोशन का। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 50 kg। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, m, एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू अपॉन टी। देखिए अभी यहाँ पे ये जो ग्राफ है, तो ये जो आपका ओरिजिन होता है इस पे तो 0 0 होता है। मतलब क्या, शुरुआत में वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है y एक्सिस पे, तो यहाँ पे दे रखा है ये 20 और ये है टाइम, ये है सेकेंड में 10 सेकेंड। तो हम क्या बोलें, मास, मास कितना दे रखा है 50 kg। वेलोसिटी, वेलोसिटी है यहाँ पे 20, इनिशियल यानी कि u की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आया, u की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखो ये वेलोसिटी रिड्यूस होते 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 कहाँ जा रही है, x एक्सिस को टच करिए, x एक्सिस पे ये वैल्यू क्या आ जाती है 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0। टाइम कितना लगा, यहाँ से चला था 2 4 6 8 10, तो 10 सेकेंड इसको लगे। तो सिंपल वैल्यू रख सकते हो आप, v माइनस यू, वी कितना है 0 माइनस यू 20 अपॉन टी टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 2 और ये आ जाएगा 100, माइनस का साइन और न्यूटन, यानी कि हमने इतना फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस तरीके से हम उसको स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। देखो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं,
किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हम पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। दैट मीन्स क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या सिंपल हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सेम ही मतलब है, इन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है बस। मतलब क्या है, जैसे हम बात करें, मान लिया कोई वॉल है, सिंपल हम बोलते हैं जैसे ये कोई वॉल है, इस वॉल पे हम क्या कर रहे हैं, इस वॉल पे हम यहाँ पे कोई बॉल है, रबर बॉल ले लो, कोई भी बॉल है, अगर हम इस बॉल को यहाँ फेंकते हैं इस साइड, तो क्या होगा, जब हमने फेंका है तो हमने कोई ना कोई फोर्स लगाया। अब जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसमें मोमेंटम आया, ये मूव करके गई, इस दीवार के साथ ये स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस हम तक आ जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक फोर्स लगाया, किसने लगाया है, बॉल ने। यानी कि बॉल ने, जो हमारी बॉल थी, बॉल ने जितना फोर्स दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने बॉल पे लगाया, जिसकी वजह से ये बॉल वापस से ले आती है। ये होता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, सिंपल सा। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल इसको पहले लिखते क्या हैं, जैसे हम बोल दें एफ ए बी बोल दो, ए पे बी ने लगाया इज इक्वल टू एफ बी ए बोल दो, बी पे ए ने लगाया, उतना ही। लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में पहला फोर्स लगा था दूसरा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसीलिए हम बोलते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ये वेक्टर होता है, इसीलिए हम डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। तो ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम एग्जांपल्स दें तो जैसे मान लिया कहाँ कहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं, तो उसमें देखो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम जंप करते हैं, जंप करते टाइम क्या होगा, ग्राउंड है, हम क्या करते हैं, मान लिया ये ग्राउंड है आपका, हम क्या करते हैं, पैरों से पहले ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिर क्या होता है, इसी ग्राउंड से हमें रिएक्शन मिलती है जिसकी वजह से हम जंप कर पाते हैं। तो एक फोर्स हमने लगाया और दूसरा ग्राउंड ने लगाया हमारी बॉडी पे, जिसकी वजह से हम जंप कर पाते हैं। देखो अगर ऐसा ये होता है, अगर मान लिया वाटर है, ग्राउंड की बजाय, ये तो सॉलिड सरफेस हो गया, हमें थ्रस्ट मिल जाता है। अगर मान लिया कोई नाव है पानी के अंदर और उस नाव से अगर हम जंप करते हैं तो देखो वहाँ पे क्या होगा, हम प्रॉपर जंप नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे नाव के ऊपर तो वो नाव स्लिप कर जाती है पीछे की साइड, जिसकी वजह से हम प्रॉपर जंप नहीं कर पाते, हमें वो रिएक्शन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो जंप करते टाइम एक तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपका एक्शन, ये आपने फोर्स लगाया और रिएक्शन मिली, वो बराबर है, जितना आप ग्राउंड पे लगाओगे उतना ही आपको प्रॉपर जंप मिलेगा। ऐसा ही है। दूसरा एग्जांपल है स्विमिंग। आप स्विम करते हो, स्विम करते टाइम क्या है, जैसे मान लिया वाटर है, तो हम स्विमर क्या करता है, अपने हाथों से वाटर को पुश करता है पीछे की साइड, अपने हाथों से वाटर को पुश करेगा पीछे की साइड यूं करके। ठीक है, स्विमर मान लिया आगे चल रहा है तो वो अपने हाथों से क्या करेगा, इसको पुश करेगा पीछे की साइड। ठीक है, जिसकी वजह से, जैसे हम अगर मान लिया स्विमर की बॉडी को अगर हम ऐसे कंसीडर करें तो यूं, और ये उसने हाथों से फोर्स लगाया पीछे की साइड, और फिर क्या होगा, वाटर क्या करेगा, उसको पुश करेगा आगे की साइड, यानी कि सेम अमाउंट फोर्स उसको आगे की तरफ मिलेगा जो उसने हाथों से वाटर पे लगाया है। तो इस तरीके से हमें एक्शन और रिएक्शन मिल जाते हैं।
बराबर होते हैं तो वो जो स्विमर है वो आगे चला जाता है। ठीक है, ऐसा एक होता है एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी बुलेट फायर करते हैं गन से जब भी हम ट्रिगर दबाएंगे तो जो बुलेट फायर होगी, ट्रिगर ने जब भी हम ट्रिगर को हमने दबाया तो वहाँ से गन ने, यानी कि उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसने फोर्स लगाया बुलेट पे। तो जैसे ही बुलेट पे फोर्स लगा, बुलेट के अंदर मोशन आया, बुलेट निकली। अभी क्या है, बुलेट भी वापस फोर्स लगाएगी गन के ऊपर, जिसकी वजह से हमें वो जो गन है वो पीछे की साइड आती है एकदम से, हमें एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है हमारे हाथ के ऊपर वापस। इसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये क्या है, जो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया उसको चलाने के लिए, उतना ही फोर्स बुलेट ने लगाया गन पे। बुलेट का मास कम था जिसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा मिला, गन का मास ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट कम मिलेगा, यानी कि गन थोड़ी सी पीछे की तरफ मूव करेगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये एग्जांपल है आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं डेली लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जो बेस्ड है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इन टॉपिक्स में से किसी में भी आपको कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।